फिर मानसून में वागड़ अच्छा लगता है, जो बाल प्रदेश माना जाता है। और कच्छ है वो तीनों के तीन ऋतु में अच्छा लगता है। ऐसी एक अच्छे यहाँ पे यात्रा वृत्त यानी कि टूर प्रवास की एक बात बताई गई है, कच्छ की सैर। हरेश ढोलकिया। तो पहले मैंने बताया कि विंटर सेशन में हमारा सौराष्ट्र है वो अच्छा लगता है, मॉनसून में जो वागड़ प्रदेश है वो अच्छा लगता है, और समर में उत्तर गुजरात है वो अच्छा लगता है। मगर तीनों की तीन ऋतु में कच्छ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर एसएस में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में है कि जो हमारी सिंधु नदी थी, वो सिंधु नदी पाकिस्तान से निकलकर ये कच्छ तरफ आई थी। तो उस नदी को उन्होंने ब्रेक लगा दी है, वहाँ पे रोक लिया है। तो वो पानी है वो कच्छ की ओर नहीं आ पा रहा है, और उस वजह से सारे कच्छ में ऐसे ही पूरा जो कच्छ है उसमें जितना भी वो खेती का काम करते थे वो नहीं उपजाऊ हो रहा था। इसलिए कच्छ के जो लोग हैं वो यात्रा वृत्तांत करते हैं, जैसे वो कैमल पर अपने अपने एनिमल्स लेकर जहाँ हरियाली होती है उस तरफ वो प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कई जगहों पर रोड पर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े कैमल्स और वो लोग चारों ओर अपना पूरा का पूरा बिस्तरा पोटला लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और एक दूसरे गांव में वो रहते हैं। तो ऐसा ही हमने देखा है, आपके पिक्चर में आप देख रहे हैं, दूसरे पिक्चर में ऐसा बताया गया है। ऐसे ये कच्छ के लोग हैं, कच्छ की बोली, कच्छ का पहरवेश, कच्छ का कल्चर एक अनोखा है। हमारे गुजराती में भी एक ऐसा लेसन था, उसमें एक वर्ड्स बताया है, धींगा धोरी, धींगा बोली અને ધીંગા બોલ। આ શબ્દો છે। ધીંગી એટલે વીરતાવાળા બોલ, વીरतावाળા લોકો છે। तो ऐसा ही एक कच्छ की सैर बहुत अच्छा है हमारा लेसन, वो हम स्टार्ट करते हैं। और कच्छ में भी हम देखते हैं कि रणोत्सव होता है, और उस रणोत्सव में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उसमें इनकम भी हमारी आती है। और जो अमिताभ बच्चन है उसकी एडवर्टाइज भी आती है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजरे गुजरात में, ऐसा बहुत अच्छी उनकी एडवर्टाइज आती है। अब हम कच्छ की सैर की शुरुआत करते हैं। हरेश ढोलकिया, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। वो कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी कि प्रॉपर वो कच्छ में रहते थे, इसीलिए उनको कच्छ के पूरे कल्चर का उनको पता है, और वो अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है, यानी कि एजुकेशन में उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित यानी कि विनिंग ऑफ फेयर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, सेंटेंस है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुचर्चित विनिंग्स ऑफ फायर पुस्तक उन्होंने लिखी है। उनका उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। वहाँ पे लाइन कीजिए आप सब, जो एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक है, अनुवाद उन्होंने किया है अगन पंख शीर्षक से किया है। उन्होंने वो टाइटल वो दिया है अगन पंख। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है, यानी कि उनको एजुकेशन का अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर रिसर्च करना, राइटिंग करना और पत्रकारित्व, जैसे हमने पहले पत्र और डायरी पढ़े वैसे ही उनका लेखन में बहुत अच्छा योगदान है। कच्छ मित्र में आप सुरखाव स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य
અંગનો પગ, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। यहाँ पे हरेश ढोलकिया है, वो हरेश ढोलकिया के यहाँ के महत्वपूर्ण साहित्य है। उनमें सुरखाब, फिर आपका सृजन कार्य, अंगदनो पंग, 400% आनंद, ये उनके साहित्य के प्रकार हैं। अब आप देखिए आगे, ये प्रस्तुत इकाई, ये जो हमारा लेसन है उसमें आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। यहाँ के टूर बताई है, यहाँ पे कच्छ की हम लेसन में से टूर करेंगे। तो हरेश ढोलकिया ने बताया है कि जिसमें कच्छ एक इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय हमें कराता है। कच्छ के इर्द गिर्द यानी कि उसके बीहर नज़दीक जो है वो कौन कौन से प्लेस है उनके बारे में बताया है। इस प्रकार इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर यानी कि कल्चर रिस्पेक्ट, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा भावानुवाद प्रस्तुत है। हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे टूरिज्म क्षेत्र बनाए हैं जिससे इंडिया की आवक जो इनकम है वो बढ़े। जैसे बहुत पुरातत्व विभाग में देखे, आर्कोलॉजी में ऐसे टेम्पल है, उस टेम्पल का नवनिर्माण कराने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसी संस्कृति है, उस संस्कृति को उजागर करने का काम कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट बढ़े। कच्छ है, कच्छ का इतना डेवलप नहीं हुआ था। 2001 में आपको पता होगा कि 2001 में भूकंप आया था। उस भूकंप में पूरा का पूरा कच्छ था वो धंस नहस हो गया था। और फिर 2001 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस वक्त ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट करवाया था। और धीरे 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 आज कच्छ देखो इतना बहुत रमणीय और सुंदर दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो कच्छ की ये बात है, बहुत बड़ी बात है। अब हम शुरुआत करेंगे कच्छ की। ये विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, बहुत सारे प्लेस है। विशाल भारत है हमारा, बहुत बड़ा इंडिया है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सब जगहों पर देखो, कोई एमपी जाएगा, यूपी जाएगा, पंजाब, हरियाणा, फिर उधर उधर के सभी देशों में आप कंट्री में आप देखेंगे तो उस में अलग अलग प्रकार के हमें बताए गए हैं विशिष्ट। वैसे ही हमारे देश में भी इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के दर्शनीय स्थल बताए गए हैं। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। देखो हमारी कंट्री में एक गुजरात जो है हमारा स्टेट, वो एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है, यानी कि एक महत्वपूर्ण जिला है, वो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात में सैर करते हैं तो रमणीय यानी कि आनंददायक और ब्यूटीफुल लगने वाला एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो है कच्छ। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय का कह सकते हैं। कच्छ जो है वो पौराणिक महत्व यानी कि पुरातत्व, बहुत सारे पुराने ज़माने से लेकर कच्छ का महत्व रहा है। तो वो एक दर्शनीय स्थल है, यानी कि वहाँ बहुत सारे ऐसे टेम्पल है वो देखने लायक है। बहुत सारे पुराने ऐसे जगह है वो देखने लायक है। तो वैविध्य यानी कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पे देखने लायक स्थल है और उसको म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। पेज नंबर 12 पर जाइए। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। कच्छ जो है हमारा, ऐसे मुझे ऐसे मैप थोड़ा ठीक नहीं आता है, मगर कोई बात नहीं, मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ, इसमें से बन जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो हमारा जो एरिया गुजरात है, उस गुजरात में
ये जो है वो कच्छ है, और कच्छ के उस पार हम रेगिस्तान पूरा देखते हैं, तो उस रेगिस्तान के बाद पाकिस्तान आ जाता है, और ये कच्छ है। तो कच्छ में ये महत्वपूर्ण जगह है। एक छोटा सा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, दो रेगिस्तान बताए गए हैं। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। देखो, रेगिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ दूर दूर तक हम यहाँ पे रेत देखते हैं, और दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई देता, नहीं कोई वृक्ष दिखाई देता है, नहीं कोई ट्री दिखाई देते हैं, दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिखाई देता, मगर उसको हम रेगिस्तान कहते हैं। मगर यहाँ तो कोई रेगिस्तान जैसा नाम ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे दो रेगिस्तान बताए हैं। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं है, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कहीं भी रेत नहीं नजर आती, ऐसा अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन कीजिए, कच्छ जो हमारा है, उस कच्छ का जो प्रवेश द्वार, यानी कि हम कच्छ में एंटर होते हैं तो कहाँ से होते हैं? तो कच्छ की एंट्री हम सामखियाली से करते हैं। सामखियाली, यस। दिखती है, मगर दो प्रकार के रेगिस्तान बताए हैं। हाँ, हेलो, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, दो रेगिस्तान है। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, यानी कि इसमें रेत कहीं नहीं नजर आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, ऐसा लिखा है ना। हाँ, तो हम आगे पढ़ेंगे तब धीरे धीरे हमें खुद में पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में रेत होती है, मगर यहाँ हमारे पुरातत्व विभाग में, आर्कोलॉजी में जाके पुराने ज़माने से थोड़े मान लो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों पर दिखाई देते हैं। और इर्द गिर्द बहुत सारे टेम्पल है, बहुत सारे ऐसी पुरातत्व राज रजवाड़ों की जगह है, इसीलिए वहाँ पे कई जगहों पर ऐसे स्ट्रक्चर है, इसीलिए वहाँ पे ऐसे रेगिस्तान नहीं दिखाई देता है। समझ गए? अब आगे हम पढ़े। सुजल, हेलो, हाँ, आगे बढ़ू ना? ओके। अब देखो, ये सामखियाली है, वो सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, क्योंकि सामखियाली से हम एंटर होते हैं कच्छ में। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है, यानी कि सामखियाली से आप स्टार्ट करेंगे तो उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर यात्रा का प्रारंभ, टूर का प्रारंभ होता है कच्छ का। रापर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान जो 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी कि 5000 ईयर्स जो है उनका, ऐसे 5000 ईयर्स पुराना मोहेंजोदड़ो। एक फिल्म भी है, आपने देखी होगी मोहेंजोदड़ो। वो फिल्म ऐतिहासिक तौर पर बनाई गई है मोहेंजोदड़ो, उसका स्मरण या उसका याद हमें आ जाती है। यहाँ पे आप देखते हैं, ये जो पिक्चर है वो उसका है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी आपको रेत नहीं दिखाई देती है, ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है ऐसा बनाया हुआ पुराना। तो ऐसा ही एक रेगिस्तान है। तो धौलावीरा हम पहुँचते हैं कहाँ से? सामखियाली से थोड़े आगे जाएंगे तो सामखियाली से आप रापर है, रापर से हम धौलावीरा, ये धौलावीरा है। ये धौलावीरा पर हमें ये ऐतिहासिक जगह
मिलती है मोहेंजोदड़ो की धोलावीरा में है। और दूसरी हड़प्पा संस्कृति का हमें जो अवशेष मिलते हैं वो हम यहाँ से जाएंगे, लिंबड़ी हाईवे से आप निकलेंगे तो धौलका के पास वहाँ पे एक चौकड़ी होती है, वहाँ से आप निकलेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा ही एक ऐतिहासिक स्थल हमें मिलेगा जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो धोलावीरा जो है वो मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से अवशेष हमें इस गुजरात में प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ पे मोहेंजोदड़ो याद रखना है, वो मैंने जनरल नॉलेज के लिए पूछा था। तो इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं, हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। वो पुराने है, उसमें हमें आधुनिकता का दर्शन होता है। नए ज़माने का कोई ऐसा महसूस होता है कि हम उस ज़माने में है फिर भी हम नए ज़माने में है, ऐसा कुछ कंबाइन होता है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। अब उत्तर की ओर हम जाएंगे तो उत्तर की ओर रापर और धोलावीरा आएगा, बरोबर, ओके। नॉर्थ उत्तर की ओर हमें ये याद रखना है। फिर यहाँ पे ये बताया है कि अब हम पश्चिम की ओर जाएंगे, ओके। तो पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो पश्चिम की ओर से हमें भचाऊ नजर आता है। वो कच्छ का बड़ा शहर है भचाऊ, और भूकंप में भचाऊ का मुख्य केंद्र था। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ भी आप लाइन कीजिए, सब क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधीधाम है वो कच्छ का एक अच्छा शहर है, औद्योगिक शहर है वो, वहाँ पे कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, ये भी आप लाइन कीजिए। गांधीधाम है, गांधीधाम में एक प्रजाति है सिंधी लोग, आप जानते हैं ये प्रजा है, ये सिंधी लोग हैं। वो सिंधी लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आकर बसे हैं और सिंधी पूरे गुजरात में फैले हुए हैं, बहुत सारा बिजनेस उनका है, ओके। तो पाकिस्तान से आकर बसी हुई प्रजा ये सिंधी है। तो पहले तो ऐसा नहीं था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग थे, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था 1947 से पहले, तो वो हम एक ही थे। तो ये जो प्रजाति है वो पाकिस्तान से आकर बसी है। पाकिस्तान में बहुत हमारे ऐसे स्थल है देखने लायक, टेम्पल भी है जो पाकिस्तान में है, जैसे कि हम माता जी कहते हैं हिंगलाज माता, तो जो हिंगलाज माता है वो भी पाकिस्तान में है। तो बहुत सारे ऐसे है वो पाकिस्तान में रह गए हैं, तो पाकिस्तान से आई हुई ये प्रजाति है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुआ दिखाई देते हैं। गांधीधाम है, उसके बाद आदिपुर आता है, ये सब वेस्टर्न की तरफ जाता है, तथा गोपालपुरी, ये दोनों है आदिपुर और गोपालपुरी। ये इंडस्ट्रीज जो है उसके कारण विकसित हुआ दिखाई देता है। अगर कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो उसमें उसका डेवलप क्यों होता है, उसकी वजह होती है इंडस्ट्री, कारखाने, उद्योग। हम देखते हैं कि गुजरात में हम यहाँ पे मोरबी जाएंगे तो मोरबी में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं, जिसकी वजह से उसका डेवलप हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। राजकोट जाएंगे तो राजकोट में भी बहुत ऐसे औद्योगिक कारखाने हैं, उसका डेवलप हुआ है। जामनगर जाएंगे उसका डेवलप हुआ है। फिर अंकलेश्वर आप जाएंगे वहाँ भी उसका डेवलप हुआ है। ये जब स्थल है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो गांधीधाम है उसके पास आदिपुर और गोपालपुरी ये दोनों स्थल है। ये दोनों स्थल औद्योगिक कारखानों की वजह से उसका डेवलप हुआ है।
आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। ये जो आदिपुर है, उस आदिपुर में गांधी स्मृति यानी कि महात्मा गांधी की याद में बनाया हुआ, और उसके पास कंडला बंदरगाह है, यानी कि वेस्टर्न की ओर जब जाएंगे तो वो सी दरिया आ जाएगा, तो वहाँ पे कंडला बंदर है हमारा, उसका बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले दरिया समुद्र में से ही सब कुछ यातायात का प्रवास करते थे। तो हम पूरा का पूरा इंडिया देखते हैं, उस इंडिया में हम देखते हैं कि जो हमारा गुजरात है वो वेस्टर्न की ओर है, और उसमें उत्तर की ओर हम जाएंगे तो उत्तर की ओर हमें जो सामाख्याली से लेकर आगे रापर और धोलावीरा मिलते हैं, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो भचाऊ नज़र आता है, और भचाऊ में आदिपुर और गोपालपुर, और उसमें ये देखने के लिए स्थल है, औद्योगिक कारखानों का महत्व है। फिर कंडला भी पश्चिम की ओर आता है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। अब देखो, ये हम यहाँ पे लेसन में टूर कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कि हमारे दिमाग में हमें यही एक टाइप कर लेना है, ये एक याद कर लेना है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं हैं, हमें यही सोचना है कि हम कच्छ में चले गए, तो ही हमें ये पूरा का पूरा लेसन अच्छी तरह से याद रहेगा। कच्छ में हम सबसे पहले एंटर कहाँ से हुए? सामाख्याली से हुए। सामाख्याली से एंटर हुए तो पहले रापर और धोलावीरा आया। धोलावीरा में 5000 ईयर्स पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, वो जो मोहेंजोदड़ो संस्कृति थी, तो संस्कृति की हमने देखी। वहाँ से उसके बहुत सारे अवशेष हमने प्राप्त किए, और उसके बाद हम पश्चिम की ओर गए। सामाख्याली से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हमें भचाऊ शहर नज़र आता है। वो बड़ा एक गांव था पहले, आज शहर बन गया है। उसके बाद हम गांधीधाम, एक औद्योगिक इंडस्ट्रीज है, और वो पाकिस्तान से आई हुई प्रजा, सिंधी प्रजा वहाँ पे आके बसी है। ऐसी हम याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे तो उसके दो छोटे सिटी है, आदिपुर और गोपालपुर। तो आदिपुर और गोपालपुर है, वो भी इंडस्ट्रीज की वजह से उसका डेवलप हुआ है। और उसके पास हम देखते हैं कि जो हमारा समुद्र आ जाता है, वहाँ कंडला है, पोर्ट है, वहाँ पे कंडला बंदर से हम यातायात भी कर सकते हैं। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। पहले हम नॉर्थ गए, ओके, उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर वेस्ट गए, दोनों उत्तर और पश्चिम हमने घूमा। फिर अब दक्षिण आता है, ओके, साउथ। अब कच्छ का, हमारा गुजरात का जो पूरा का पूरा मैप है, उसमें उत्तर की ओर हम गए, पश्चिम की ओर गए, अब दक्षिण की ओर जाते हैं, ओके। तो वहाँ पे भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, जैनों का यात्रा धाम है। जैन लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे विहार बनाए हैं, टेम्पल बनाए हैं। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। 2500 वर्ष पुराना ये जिनालय है, वो जिनालय बनाते हैं, उसको जिनालय कहते हैं। तो जैन धर्म में जिनालय बनते हैं। वो खंडित हुआ, यानी कि क्रैक्स हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील यहाँ पे है, तहसील हिंदी में तहसील है, उसको हम गुजराती में तालुको અને इंग्लिश में આપણે उसको टेल कहते हैं, वो तालुका, वो तहसील। तो ऐसे ही जो तहसील है वो मुख्य मुंद्रा है। यहाँ पे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण की ओर जिनालय हमें दिखाई देगा, और उसका मुख्य मुंद्रा जो उसका तहसील है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। वहाँ भी इंडस्ट्रीज है। समुद्र के किनारे
बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र पूरा का पूरा समुद्र है, उसमें बंदरगाह यानी कि जो उसको बंदर कहते समुद्र, वहाँ पे उसका डेवलप हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। अब हम दक्षिण की ओर गए, वहाँ से हम जाते हैं मांडवी। ये मांडवी है। मांडवी हम जाएंगे तो मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। तो कंडला पोर्ट से हम देखेंगे, वहाँ से हम मांडवी जाते हैं तो मांडवी भी एक बहुत अच्छा बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। देखो आप ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है वो मांडवी का है पिक्चर। इसमें राजा के महल यानी कि उस वक्त जो किंग थे वो राजा थे, उसका महल है। और पवन चक्कियाँ जो बड़ी बड़ी होती है, वो पवन चक्कियाँ अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बसाई गई है। वो समुद्र तट पर है, क्योंकि समुद्र तट पर जो हवा आती है, उस हवा की वजह से वो पवन चक्कियाँ घूमती है और उससे पावर मिलता है। और जो लाइट है वो भी वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है। VRTI एक ग्रामीण संस्था है। 72 जिलालय है, 72 यानी कि 72 जिनालय है। ओके, मांडवी में 72 जिनालय है। पास ही बिरड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। ये सब स्थल है, उस प्लेस है, उस जगहों पर हम छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर धीरे धीरे लेते आए हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो 72 जिनालय, 72 जिनालय हमने देखा मांडवी के पास। फिर बिरड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। कच्छ में एक हॉस्पिटल है, वो इंटरनेशनल लेवल का है। वो कहाँ पर है तो यहाँ पे लिखा है बिदड़ा। ये बिदड़ा गांव है, उसमें इंटरनेशनल एक हॉस्पिटल है बिदड़ा। वहाँ वो कच्छ में हमें देखने को मिलता है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठारी, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ पे देखो, कच्छ से हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें ये गांव है, वो आप लाइन कर दीजिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोठीरा, सुधरी और जखो, यह महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। जो जैन संप्रदाय के जो लोग हैं, जैन मुनि है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे डेवलप किया है। और इसीलिए यहाँ पे 72 जिनालय हम देखते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। फिर हम नलिया जाएंगे। आप टीवी में आप देखते होंगे, अभी विंटर सेशन है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ठंडी जो ऋतु है हमारी, इसी प्रकार नलिया जो है, नलिया सबसे ऐसा नीचा तापमान वाला वो शहर है जो गुजरात का है। तो अभी अब सेल्सियस तापमान देखेंगे तो नलिया का सबसे वो ऐसा होगा तापमान, तो नलिया ही आएगा हमारे न्यूज़ में। आप बार बार अभी विंटर सेशन में न्यूज़ देखते रहना, वो ऐसे ही अंश में दिखाई देगा। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया में क्या है? वायुसेना।
ओके, एयरफोर्स, वो मुख्य अड्डा, अड्डा का मतलब होता है मुख्य केंद्र। तो हम धीरे धीरे पहुँचे थे उत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम से हम साउथ की ओर गए, और साउथ की ओर में हमने धीरे धीरे 2500 पुराना हमने जिनालय देखा। भूकंप से वो जर्जरित हुआ, यानी कि थोड़ा क्रैश हुआ। फिर धीरे धीरे उसका डेवलप करने में लोग लग गए। आधुनिकता में हमने मुंद्रा में गए, मुंद्रा शहर है वो मुख्य उसका तहसील है, और वहाँ से हम धीरे धीरे समुद्र में बंदरगाह, यानी कि हम देखते हैं मांडवी गए थे। उस मांडवी में अति सुंदर बंदरगाह है कंडला बंदर के पास। फिर हम यहाँ से ग्राम्य विस्तार की ओर गए थे, वहाँ 72 जिनालय, पास ही बिदड़ा गांव और अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल हमने देखा। ओके, तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर में टूर करते करते हम नलिया तक पहुँचे, और नलिया में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होता है।